तावान। आज पेश है मुंशी प्रेमचंद की ये छोटी सी कहानी। छकोड़ी मल ने दुकान खोली और कपड़ों के थानों को निकाल निकाल कर देखने लगा कि एक खातून दो वॉलंटियरों के हमराह उसकी दुकान को चेक करने आ पहुंची। छकोड़ी की जान निकल गई। खातून ने हिकारत से कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है, देखें तुम कैसे एक गिरह कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मुल्क में ये जंग छिड़ी हुई है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए। औरतें तक घरों से निकल पड़ी हैं, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम जैसे बुज़दिल मुल्क में न होते तो इसकी ये बुरी हालत न होती। छकोड़ी ने सचमुच कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी। हिकारत भरे अल्फाज सुनकर उसने सर झुकाया। उसके पास कोई सफाई न थी, जवाब न था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, गुजारे के लिए कपड़े बेचा करता था, यही ज़रिया माश था। उस पर बूढ़ी माँ, बीमार बीवी और 5 बेटे बेटियों का गुजारा होता था। जब स्वराज्य की जंग छिड़ी और सभी ताजिर विलायती कपड़ों पर मोहरें लगवाने लगे तो उसने भी मोहर लगवा ली। 10-5 थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिए, लेकिन कपड़ों का मेल न था, इसलिए बिक्री कम होती थी। कोई भूला भटका ग्राहक आ जाता तो रुपए 8 आने की बिक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके रात को घर लौट जाता था। घर का खर्च इस बिक्री में क्या चलता। कुछ दिन कर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि अब घर में कोई ऐसी चीज़ न थी जिससे 2-4 महीने पेट का भूत सर से टाला जाता। उधर बीवी का मरज़ लाइलाज होता जाता था, बग़ैर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी फिक्र में डूब रहा था कि विलायती कपड़े का एक गाहक मिल गया। एक मुश्त 10 रुपये का माल लेना चाहता था। इस लालच को वो रोक न सका। औरत कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं मोहर तोड़ने को कभी न कहूँगी। डॉक्टर कुछ अमृत तो पिला न देगा। तुम नक्कू क्यों बनो? बचना होगा तो बच जाऊंगी, मरना होगा मर जाऊंगी। बेआबरूई तो नहीं होगी? मैं जिंदा रहकर ही घर की क्या भलाई कर रही हूँ, सबको दिक्क कर रही हूँ। मुल्क को स्वराज्य मिले, सब सुखी हों, बला से मैं मर जाऊँ। हज़ारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरी ही जान है? लेकिन छकोड़ी इतना पक्का न था। अपना बस चलते वो औरत को किस्मत के भरोसे न छोड़ सकता था। उसने चुपके से मोहर तोड़ डाली और लागत के दामों पर 10 रुपए के कपड़े फरोख्त कर डाले। अब डॉक्टर को कैसे ले जाए, औरत से क्या पर्दा रखना, उसने जाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया और डॉक्टर को बुलाने चला। बीवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, अगर तुमने ज़िद की तो दवा की तरफ आंख भी न उठाऊंगी। छकोड़ी और उसकी माँ ने मरीज़ा को बहुत समझाया, लेकिन वो डॉक्टर को बुलाने को राज़ी न हुई। छकोड़ी ने 10 रुपये उठाकर घर की कुटिया में फेंक दिए और बग़ैर कुछ खाए पिए किस्मत को रोता झींकता दुकान पर चला आया। उसी वक्त चेकिंग करने वाले आ पहुँचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली खाई थी। छकोड़ी ने खातून के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी बेरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उनके लिए पान लाया। जब वो पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपने कसूर की माफ़ी मांगी। बोला, बहन जी, बेशक मुझसे ये ख़ता हुई है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मोहर तोड़ी। अब की मुझे माफ़ी दीजिए, फिर ऐसी ख़ता ना होगी। मुल्क की खादिमा ने थानेदार के रोब के साथ कहा, यूँ कसूर माफ़ नहीं हो सकता, तुम्हें इसका तावान देना पड़ेगा। तुमने कांग्रेस के साथ बेवफाई की है, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। आज ही बायकाट कमेटी में ये मामला पेश होगा। छकोड़ी बहुत ही नर्म तबीयत का आदमी था, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन फ़िक्र की आग में तपकर उसका दिल उस हालत को पहुंच गया था जब एक चोट भी चिंगारियां पैदा कर देती है। तुनक कर बोला, तावान तो मैं न दे सकता हूं, न दूंगा। हाँ, दुकान भले ही बंद कर दूं। और दुकान भी क्यों बंद करूं? अपना माल है, जिस जगह चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखा दूंगा तो बायकाट कमेटी को भागने को रास्ता ना मिले। जितना ही दबता हूं उतना ही आप लोग दबाते हैं। खातून ने सत्याग्रह की ताकत को जाहिर करने का मौका पाकर कहा, हाँ ज़रूर पुलिस में रिपोर्ट करो, मैं तो चाहती हूँ। तुम उन लोगों को ये धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे ही लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हैं। तुम खुद गरज़ी से इतने अंधे हो गए कि अपनी गरज के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो। बायकाट कमेटी जाए या रहे, मगर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, वरना दुकान बंद करनी होगी। कहते कहते खातून का चेहरा गुरूर से चमक उठा।
कई आदमी जमा हो गए और सब के सब छकोड़ी को बुरा भला कहने लगे। छकोड़ी की बीवी को मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देकर बहुत बड़ी हिमाकत की है। शर्म और बेइज्जती से उसकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा निकल आया। फिर उसने गर्दन न उठाई। सारा दिन गुजर गया, धेले की बिक्री न हुई। आखिर हार कर उसने दुकान बंद कर दी और घर चला गया। दूसरे दिन सुबह बॉयकॉट कमेटी ने एक वॉलंटियर के जरिए उसे इत्तला दे दी कि कमेटी ने उसे 101 रुपए की सज़ा दी है। छकोड़ी इतना जानता था कि कांग्रेस की ताकत के सामने वो निहायत कमज़ोर है। उसकी ज़बान से जो भी धमकी निकल गई थी उस पर उसे बेहद पछतावा हो रहा था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना बेकार था। वो जानता था उसकी धेले की बिक्री न होगी। 101 रुपये देना उसके बूते से बाहर की बात थी। 2-3 दिन वो चुपचाप बैठा रहा। एक दिन रात को दुकान खोलकर सारी गांठें घर उठा लाया और चुपके से बेचने लगा। पैसे की चीज़ धेले में लुटा रहा था और वो भी उधार। जीने के लिए कुछ सहारा तो चाहिए। लेकिन उसकी ये चाल कांग्रेस से छुपी ना रही। चौथे ही दिन वॉलंटियरों ने कांग्रेस को खबर पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर छकोड़े के घर की चेकिंग शुरू हो गई। अब तो सिर्फ चेकिंग ही न थी, स्यापा भी था। 5-6 वॉलंटियर लड़कियां और इतने ही वॉलंटियर दरवाजे पर स्यापा करने लगे। छकोड़ी आंगन में सर झुकाए खड़ा था। कुछ अक्ल काम न करती थी। इस मुसीबत को किस तरह टाले। बीमार बीवी साइबान में लेटी हुई थी। बूढ़ी माँ उसके सरहाने बैठी पंखा झल रही थी और बच्चे बाहर मज़ा लूट रहे थे। बीवी ने कहा, उन सब से पूछते नहीं खाएं क्या? छकोड़ी बोला, किससे पूछूं जब कोई सुने भी? जाकर कांग्रेस वालों से कहो हमारे लिए कुछ इंतज़ाम कर दें, हम अभी कपड़े जला देंगे। ज़्यादा नहीं 25 रुपये ही महीना दे दें, वहाँ भी कोई ना सुनेगा। तुम जाओ भी या यहीं से कानून बघारने लगे? क्या जाऊँ, उल्टे और लोग हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो जिसने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति समझने लगती है। तो खड़े खड़े गालियाँ सुनते रहोगे? तुम्हारे कहने से चला जाऊँगा, मगर वहाँ मजाक के सिवा और कुछ ना होगा। हाँ, मेरे कहने से जाओ, जब कोई ना सुनेगा तो हम भी कोई रास्ता निकालेंगे। छकोड़ी ने मुंह लटकाए, कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस के दफ्तर चला जैसे कोई मौत के मुंह में पड़े मरीज को देखने के लिए हकीम को बुलाने जाता है। कांग्रेस कमेटी के सदर ने पूछा, तुम्हारे ऊपर तो बॉयकॉट कमेटी ने 101 रुपये तावान लगाया है? जी हाँ। तो रुपए कब दोगे? मुझ में तावान देने की ताकत नहीं है। आपसे मैं सच कहता हूँ, मेरे घर में 2 रोज़ से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा थी सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी। घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहाँ स्यापा बैठने लगा। अगर आप यही चाहते हैं कि हम सब दाने बगैर मर जाएं तो मार डालिए, और मुझे कुछ नहीं कहना है। छकोड़ी जो बात कहने घर से चला था वो उसके मुंह से नहीं निकली। उसने देख लिया यहाँ कोई उस पर गौर करने वाला नहीं है। सदर साहब ने संजीदगी से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूं तो इसी तरह और लोग भी करेंगे। फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस पर आपको यकीन नहीं आता? मैं जानता हूँ तुम मालदार आदमी हो। मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। मैं इन चकमों में नहीं आता। छकोड़ी ने अक्खड़पन से कहा, तो ये कहिए कि आप खिदमत नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं। नतीजा एक है, आप भी बेइज्जती करते हैं। मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है। मेरी बीवी खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको यकीन नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए मुलाजिम रख लीजिए, 25 रुपये महीना दे दीजिएगा। इससे ज़्यादा अपनी गरीबी का क्या सबूत दूँ? अगर मेरा काम इत्मीनान बख्श ना हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि जब मैं आपकी ग़ुलामी करने को तैयार हूँ तो इसलिए कि मेरा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाकरी नहीं करते। ज़माना बिगड़ा हुआ है, नहीं तो 101 रुपये के लिए इतना हाथ पाँव न जोड़ता। सदर ने हंसकर कहा, ये तो तुमने नई चाल चली। चाल नहीं चल रहा हूँ, अपनी मुसीबत की दास्तान बयान कर रहा हूँ। कांग्रेस के पास इतने रुपए नहीं कि वो मोटों को खिलाती फिरे। अब भी आप मुझे मोटा कहे जाएंगे? मुझ पर ज़रा भी रहम न कीजिएगा। सदर ज़्यादा गहराई से बोले, छकोड़ी लाल जी, मुझे पहले तो इस बात पर यकीन नहीं आता कि आपकी हालत इस कदर ख़राब है, और अगर यकीन आ भी जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी अजीम तहरीक में कितने ही घर तबाह हुए और होंगे। हम सभी लोग तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? आपका तावान माफ़ कर दिया जाए तो कल ही आपके 20 भाई आपकी तरह मोहर तोड़ डालेंगे
और हम उन्हें किसी तरह कायल न कर सकेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन सभी भाई तो गरीब नहीं हैं। तब तो सभी अपनी गरीबी के सबूत देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए चाहे किसी तरह रुपए का इंतज़ाम कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। भगवान चाहेगा तो वो दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा। छकोड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अभी तक उसके दरवाजे पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर बीवी से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था। सदर साहब को मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। बीवी के मुरझाए जिस्म में इश्तियाल जाग उठा। उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें यकीन दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस के दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने भूख से बेचैन होकर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा देंगे। मैं इस मुर्दा हालत में भी कांग्रेस को तोड़ डालूंगी। जो अभी इतने बेरहम हैं वो कुछ हुकूक हासिल हो जाने पर क्या इंसाफ करेंगे। एक यक्का बुला लो, खाट की ज़रूरत नहीं, वहीं सड़क के किनारे मेरी जान निकलेगी। आवाम की ताकत पर ही तो ये कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी आवाम तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। आग के इस कुंड के सामने छकोड़ी की गर्मी सर्द पड़ गई। कांग्रेस के साथ इस शक्ल में सत्याग्रह के तसव्वुर से ही वो लरज़ उठा। सारे शहर में हलचल मच जाएगी, हज़ारों आदमी देखेंगे, मुमकिन है कोई हंगामा ही हो जाए। ये तमाम बातें इस कदर खौफनाक थीं कि छकोड़ी का दिल रो उठा। उसने बीवी को ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा, इस तरह चलना मुनासिब नहीं है। मैं एक दफ़ा सदर साहब से मिलूँगा। अब रात हुई, स्यापा बंद हो जाएगा, कल देखी जाएगी। अभी तो तुमने कुछ खाया भी नहीं। सदर साहब भी उलझन में पड़े हुए हैं। कहते हैं अगर आपके साथ रियायत करूँगा तो फिर डिसिप्लिन ही नहीं रह जाएगा। मोटे मोटे आदमी भी मोहरें तोड़ डालेंगे और जब कुछ किया जाएगा तो आपकी नज़ीर पेश कर देंगे। अम्बा एक लम्हा उलझन में पड़ी छकोड़ी का मुंह देखती रही, फिर आहिस्ता से खाट पर बैठ गई। उसका इश्तियाल गहरी सोच में तब्दील हो गया। कांग्रेस की और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। सदर साहब की बात कितनी सच थी ये उससे पोशीदा न रहा। उसने छकोड़ी से कहा, तुमने आकर ये बात न कही थी? छकोड़ी बोला, उस वक्त मुझे इसकी याद न थी। ये सदर साहब ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा। मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता? बात तो उन्होंने ठीक ही कही। हम तो मिट जाएंगे। हम तो यूं ही मिटे हुए हैं। रुपए कहाँ से देंगे? खाने का तो ठिकाना ही नहीं, तावान कहाँ से देंगे? और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रहन रख दो। और अब विलायती कपड़ा भूल कर भी न बेचना। सड़ जाएं कोई परवाह नहीं। तुमने सील तोड़कर ये आफत सर ली है। मेरी दवा दारू की फिक्र न करो। भगवान की जो मर्जी होगी वो होगा। बाल बच्चे भूखे मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी हालत हमारी हालत से भी बदतर है। हम ना रहेंगे, मुल्क तो सुखी होगा। छकोड़ी जानता था अम्बा जो कहती है वो करके रहती है। कोई बात फिर नहीं सुनती। वो सर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की तरफ चल दिया। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी तावान। मुझे यकीन है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को पढ़ने का तरीक़ा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मोइन शम्सी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। सलाम हिंदुस्तान।